लास्ट टाइम जो है मैंने वो स्टडी स्टेट कंडीशन जो है उसको डिस्कस किया था। तो उस स्टडी स्टेट कंडीशन के आगे जो है हमने वो रेजोनेंस की कंडीशन जो है स्टैंडिंग वेव्स के लिए उसको कैलकुलेट किया था। तो उसमें हमने जो है वो कैविटी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसीज जो हैं इनका ज़रा एक्सप्रेशंस देखने हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा कि जो कैविटी के अंदर रेजोनेंट वेव्स होती हैं वो फिट होती हैं इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेव लेंथ के लिए बिटवीन द मिरर, और वही वाली फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो चूज़ की जाती हैं किसके लिए, जिस पे आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलता है और इन वेव्स के ज़रिए जो है वो आपको लेज़र जो है वो मिलती है। मतलब जो सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल होती है हाफ ऑफ वेवलेंथ का। ये हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसके अंदर यही हमने कंडीशन जो है वो निकाली थी। तो इट इज सीन दैट द cavity will be resonant, a cavity जो है ये रेजोनेंट होगी for those waves which are which fit an integral number of half वेवलेंथ्स। जो हाफ वेवलेंथ इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ्स जो हैं मिरर्स के दरमियान में उनके लिए फिट होती हैं। तो जो वेवलेंथ्स हैं सच वेव्स की, इनको हमने कल जो है वो इक्वेशन जो है उसको डिस्कस किया था। तो वो इक्वेशन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आती है। द वेवलेंथ of such waves are given by ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की थी और ये आई थी लैम्डा एम 2 म्यू एल ओवर एम। म्यू इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एल जो है लेंथ ऑफ द कैविटी है, ठीक है, और लैम्डा एम जो है वेवलेंथ को, और एम जो है वो आर्डर ऑफ इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन है उसका आर्डर है। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर है मैं इसको यहाँ पर कह देता हूँ कि ये कोई इक्वेशन ए है। तो इस इक्वेशन ए को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इक्वेशन ए। इस इक्वेशन ए को हम राइट डाउन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज। तो फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ये हमारे पास आ जाएगी म्यू एम इज इक्वल टू एम सी ओवर 2 म्यू एल। क्या किया आपने, फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला लगा दिया। फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला क्या होता है, ये वाला फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट की है तो ये हमारे पास निकल आए। इसको कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर आपके पास बी है। तो थ्योरेटिकली जो है वो कैविटी रेजोनेट होती है एट वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज।
ठीक है, जो वो सारे उसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एक के लिए नहीं आ रही होती, 1 2 3 4 5 अप टू n तक जो है वो फ्रिक्वेंसीज आपके पास आ रही होती हैं। तो ये लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर जो है वो कैविटी रेजोनेंट होती है। द कैविटी कैन रेजोनेंट एट लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनके ऊपर रेजोनेंटिटी है दैट सेटिस्फाई जो कि सेटिस्फाई करती है कंडीशन ऑफ इक्वेशन बी, ये वाली जो हमने लिखी है। ये अब इसमें देखें ना, इसमें एम को आप चेंज करते जाएं तो आपके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। तो उसको रेजोनेंट होने के लिए कैविटी को फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और हमें ये भी पता है कि ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव की भी कंडीशन, ठीक है, स्टैंडिंग वेव में भी यही कंडीशन हमारे पास आती है। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है वो इफ यू टेक लेंथ जो है, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ बराबर है 0.5 मीटर के। लेंथ जो है वो 0.5 मीटर के बराबर है और जो हमारे पास वेव लेंथ है वो है 5000 एंगस्ट्रम और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये 1.5 है। अब ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है जी, आपके पास म्यू भी आ गया, एल भी आ गया, लैम्डा जो है इसकी वैल्यू भी आ गई और तो हमारे पास यहाँ से एम जो है वो निकलेगा 3 × 10 की ताकत 6 फ्रीक्वेंसीज के बराबर। यानी कि ये वैल्यूज़ अगर यूज़ की जाएं तो एम की वैल्यू जो है वो 3 × 10 की ताकत 6 के बराबर आएगी। तो 3 × 10 की ताकत 6 का मतलब ये है कि 3 की ताकत ज़रब 10 की ताकत 6 जो है ये आर्डर आपके पास जो है वो आ रहा है। तो अगर ये आर्डर आपके पास आ रहा है इतना 3, तो फिर इसका मतलब है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज भी कितनी होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज भी 3 × 10 की ताकत 6 ही होगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज भी जो है वो इतनी निकल आएंगी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है कि रेजोनेटर जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसीज को सपोर्ट कर रहा है, 3 × 10 की ताकत 6 फ्रिक्वेंसीज को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये अब 3 की ताकत जब 10 की ताकत 6 है, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। तो इट मीन्स दैट द रेजोनेटर supports 3×10⁶ फ्रीक्वेंसीज कि रेजोनेटर जो है वो 3 × 10 की ताकत 6 फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक फिगर जो है उसको ड्रा करते हैं। एक ग्राफ है ये, ठीक है। इस तरफ आप जो है ये ले लें फ्रीक्वेंसी न्यू को और इस तरफ आप ले लें इंटेंसिटी जो आ रही है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल मोड्स की, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह आएगा,
ऐसे ये सीधी सीधी लाइनें आनी शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फ्रिक्वेंसी की विड्थ आ रही है, ये डेल्टा न्यू सी ओवर 2L के बराबर है। ठीक है जी। ये अब फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसको मैं कह देता हूं कि ये कोई फिगर 1 है। तो ये फिगर 1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है कैविटी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज को। कैविटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है जी। कैविटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रही है रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल लॉन्गिट्यूडनल मोड्स। इसके अंदर जो पॉसिबल लॉन्गिट्यूडनल मोड्स आ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए ना, इस तरह ना लॉन्गिट्यूडनल वेव यूं होती है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मोड्स को रिप्रेजेंट कर रही है इसकी विड्थ से। अब जो स्पेस होती है नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में वो कांस्टेंट है, ये आप देख लें। ये सारी स्पेस इनके दरमियान, ये सारी क्या नेबरिंग फ्रीक्वेंसी, सब के दरमियान में एक ही स्पेस आ रही है, ये कांस्टेंट है। द स्पेस बिटवीन द नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज इज कांस्टेंट। तो स्पेस जो है नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में वो कांस्टेंट है, एज शोन इन फिगर 1, जैसा कि आप इस फिगर 1 के अंदर जो है वो देख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं एंड इज गिवन बाय, और इसकी वैल्यू जो है वो डेल्टा न्यू m+1 की फ्रिक्वेंसी मोड की माइनस म्यू एम। ठीक है। तो म्यू एम की वैल्यू जो है हम हमारे पास म्यू एम की वैल्यू वो हमने लिखी हुई है, तो इसमें m+1 कर लें तो m+1 c 2 म्यू एल आ जाएगा। ठीक है। और माइनस एम सी 2 म्यू एल, ये चीज आ गई। अब आप अगर इसको सॉल्व करें तो ये फ्रिक्वेंसी जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, म्यू एम सॉरी डेल्टा न्यू इज इक्वल टू m 2 म्यू एल प्लस c 2 म्यू एल, m भी आएगा इसके साथ, माइनस एम सी 2 म्यू एल। तो ये कट जाएगा, पीछे रह जाएगा डेल्टा न्यू m ओवर 2 म्यू एल, एम सी ओवर 2 म्यू एल, ये आ जाएगी। सॉरी सी नहीं आएगा, सी नहीं आएगा, ये सिर्फ एम आएगा, 2 म्यू एल, ये आ जाएगा। इसको आप अब नाम दे दें कि ये क्या है, दैट इज इक्वेशन नंबर सी। ये कोई इक्वेशन सी है।
अच्छा, अब अगर आप जो है एक रिलेशन यहां पर यूज करें कि डेल्टा न्यू ओवर न्यू इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा, ये इसके बराबर है। अगर ये वाला रिलेशन यूज करें तो फिर हम ये जो इक्वेशन सी है, बाय यूजिंग रिलेशन, ये वाला रिलेशन जो है इसको हम यूज करें तो जो इक्वेशन सी है कैन बी रिटन एज, तो इक्वेशन सी को आप राइट डाउन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर डेल्टा लैम्डा लैम्डा के बराबर है तो फिर डेल्टा न्यू ओवर न्यू जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर डेल्टा न्यू ओवर सी के। ठीक है, इस जी इसमें नहीं, इसमें सी कैसे आएगा, ये तो देखे ना एम इसके साथ लगा तो ये वन इसके साथ, ये तो कट जाएंगे ना दोनों। इधर एम, इधर सी नहीं आएगा। यू आर राइट, सी आता है, कैसे सी आता है, ये एम सी है, मैंने इसको तोड़ दिया है ना, ये एम सी है और इसके बाद ये वन है, इसके साथ एम तो नहीं ना आ रहा। एक मिनट, अब इसको मैंने जो है वो तोड़ना है इस चीज़ को। ठीक है, अब m के साथ c मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये क्या आएगा ओवर 2 म्यू l। अब आगे क्या आएगा बताएं मुझे, c आएगा प्लस c ओवर 2 म्यू l माइनस एम सी ओवर 2 म्यू l। तो फिर क्या गलती है, अच्छा ये वाला इस, ओहो सॉरी, ठीक है ठीक है, वो ठीक है सी। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर आप देखें कि डेल्टा लैम्डा लैम्डा के बराबर, अच्छा इसको अब इसके बराबर आ गया, यानी कि अगर हम ये वाला रिलेशन जो है इसको यूज़ करें, ये जो डेल्टा न्यू ओवर न्यू है, और इसको किस में हमने यूज़ करना है, इस इक्वेशन नंबर सी के अंदर जो है वो आपने यूज़ करना है। तो जब आप अब यहाँ से आपके पास वैल्यू जो है अगर डेल्टा लैम्डा लैम्डा के बराबर है तो फिर डेल्टा न्यू ओवर न्यू लैम्डा स्क्वायर डॉट डेल्टा न्यू ओवर सी के बराबर जो है वो आ जाएगी। और ये वैल्यू डेल्टा लैम्डा की उठाकर इस इक्वेशन नंबर या इस वैल्यू को उठाकर सी की वैल्यू को उठाकर आपने इसके अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन उससे पहले ये चीज़ आई किस तरह है, इसको देख लेते हैं। आप देखें कि डेल्टा न्यू ओवर न्यू डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा, अब आपके पास डेल्टा न्यू जो है उसकी वैल्यू निकली हुई है सी ओवर 2 म्यू एल के बराबर। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने कंडीशन ली है कि डेल्टा लैम्डा, ये जो डेल्टा लैम्डा ये किसके बराबर है, ये लैम्डा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा न्यू जो है इसकी वैल्यू निकालूँ तो डेल्टा न्यू की वैल्यू, ये न्यू इस तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा
और ये आ जाएगा न्यू। ठीक है जी, ऐसी तरह ही निकल सकती है इसकी डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये अगर न्यू इस तरफ आ जाए, अच्छा अब इस न्यू की जगह पर मैं रख दूं सी ओवर लैम्डा, ठीक है, ये आ जाएगा, और डेल्टा न्यू सी डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, यहां से डेल्टा लैम्डा की अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वही वाली वैल्यू निकल आएगी। डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकालें तो वही वाली वैल्यू जो मैंने उधर लिखी है, लैम्डा स्क्वायर डेल्टा न्यू ओवर सी, ये वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये समझ आ गई है स्टेप की। अब आपने यहां से ये डेल्टा लैम्डा ये वैल्यू जो है इसको निकाल लिया। अब ये जो डेल्टा लैम्डा है इसके अंदर उस इक्वेशन सी की जो डेल्टा न्यू की वैल्यू है उसको पुट कर दें इसके अंदर। ये क्या आएगा, डेल्टा लैम्डा लैम्डा स्क्वायर वो वाली वैल्यू पुट करें, सी ओवर 2 म्यू एल, ठीक है, और साथ में इसके आ जाएगा सी, तो ये सी से कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा लैम्डा आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 म्यू एल। तो ये हमने इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ जो है इस इक्वेशन को लिख दिया है, और इसको आप कहेंगे ये इक्वेशन डी है। ठीक है जी, अब ये यानी कि आपके पास एक रिलेशन फ्रीक्वेंसी का भी आ गया और एक रिलेशन वेवलेंथ का भी आ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो क्या है, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो इक्वेशन सी है, ये इक्वेशन सी किसकी है, ये फ्रीक्वेंसीज की इक्वेशन है। तो हाउएवर इट डज नॉट मीन, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है दैट द लेजर ऑपरेट्स कि लेजर जो है वो ऑपरेट करे एट ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन बाय इक्वेशन सी, जो कि इक्वेशन सी की मदद से आपको मिल रही है। तो लेजर जो है वो सिर्फ कुछ फ्यू फ्रीक्वेंसीज जो है उनको सिलेक्ट करती है। द लेजर will operate only at a select few frequencies for which gain exceeds all the cavity losses। ठीक है, जब तमाम कैविटी लॉसेस जो हैं उनसे एक्सीड कर जाता है, सिर्फ वो वाली फ्रीक्वेंसीज जो हैं
उनको चूज़ करता है। इसके अलावा और बाकी फ्रिक्वेंसीज जो हैं उनको चूज़ नहीं करता, यानी कि ऐसी फ्रिक्वेंसीज के जो लॉसेस जो हैं उनको इनकाउंटर कर रही हूँ, उन लॉसेस को कंपनसेट कर रही हूँ। ये नहीं है कि जितनी वो इक्वेशन से आपके पास फ्रिक्वेंसीज निकली हैं वो सारी की सारी उनको इस्तेमाल जो है वो कर लेगा। अच्छा जी, उसके बाद अब ये तो जो था स्टेडी स्टेट और उससे रिलेटेड जो कैविटी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज थी ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट जिस चीज़ के ऊपर जाना है वो हमने डिस्कस कर लिया, लाइन ब्रॉडनिंग। बता दो इसे। So now next we will discuss line broadening. आप में से पहले जो है वो एक लाइन शेप फंक्शन जो है वो पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपने विड्थ निकाली थी जो कि मैक्सिमम के ऊपर, जहाँ पर आपके पास मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिलती है। तो अब आप सपोज करें कि ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज और एनर्जीज और वेवलेंथ्स जो हैं वो आपस में रिलेट हो रहे हैं इस लेजिंग एक्शन के अंदर। तो अगर कोई एटम जो है वो आपके पास वो ऑब्जॉर्व करता है या एमिट करता है लाइट को, व्हेन एवर एन एटम absorbs or emit light, तो जब भी कोई एटम जो है वो ऑब्जॉर्व करता है या एमिट करता है लाइट को, इट इज जनरली मेंशन्ड that the frequency कि वो फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर at which absorption or emission takes place, जिसके ऊपर अब्जॉर्प्शन या एमिशन जो है वो टेक प्लेस करती है, यानी कि अब्जॉर्प्शन या एमिशन होती है इस गिवन बाय, वो आपको फेमस जो एनर्जी की इक्वेशन है उसका पता है कि न्यू नॉट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 ओवर H का T, और इसको मैं कहता हूँ ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ये इस अजम्पशन के ऊपर है कि ये जो एनर्जी लेवल आपके पास E1 और E2 हैं ये बड़े नैरो हैं, ठीक है, बिल्कुल नैरो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। जब भी आपके पास कोई एटॉमिक ट्रांजिशन हो रही है, अब ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक ट्रांजिशन को,
यानी कि जब कोई एटम जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो कब जाता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर लेवल से उठकर ऊपर वाले लेवल में चला जाता है। तो हम कहते हैं कि एटम जो है वो एक्साइट हो गया है। तो अब ये ट्रांजिशन हो रही है, चाहे वो E1 से E2 में हो या E2 से E1 में। एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, जो कि एटम के अंदर अक्कर जो है वो कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो बैंड्स हैं, लेवल हैं, सॉरी बैंड्स में जो लेवल हैं ये बहुत नैरो हैं, यानी कि इनमें बिल्कुल ये करीब करीब एक दूसरे के लेवल्स हैं और इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांजिशन करते हैं, यानी कि इनमें गैप बहुत कम है। और वो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी हासिल करता है तो वो नीचे से उठकर ऊपर वाले लेवल के अंदर चला जाता है। बड़े नैरो नैरो के ऊपर ये जो हैं ये गैप्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। तो द अबव इक्वेशन, तो ये जो अबव इक्वेशन है हमारे पास, जो इक्वेशन नंबर 1 है बेसिकली, इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, तो ये बेस करती है इस अजम्पशन पे दैट discrete energy levels E1 and E2, कि आपके पास जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं E1 और E2 आर इनफाइनाइट नैरो, इनफाइनाइटली ये नैरो हैं। और जो एटॉमिक ट्रांजिशन है एंड एटॉमिक ट्रांजिशन, अब एटॉमिक ट्रांजिशन है यहाँ तो हो सकती है कि लेवल E1 से E2 में हो, फ्रॉम लेवल E1 टू E2 ये ट्रांजिशन हो सकती है, या आर फ्रॉम E2 टू E1, या E2 से E1 के अंदर जो है वो हो सकती है। occurs at single frequency न्यू नॉट, और ये किस फ्रिक्वेंसी पे अकर कर रही है, सिंगल फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट पे। ये आपने ये लिखी है, दोनों चाहे ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, दोनों सूरत में आपके पास यही फ्रिक्वेंसी। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस है इसके अंदर हम ये फाइंड करते हैं कि जो लाइट इमिटेड होती है एटम्स के से इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक। ठीक है जी, मोनोक्रोमेटिक तो उसको किया जाता है किसी तरीके से लेज़र के अंदर। अब जरूरी तो नहीं है कि जब एटम्स जो हैं वो ट्रांजिशन कर रहे हैं उस ट्रांजिशन के नतीजे में वो जितनी लाइट निकल रही है वो सारी की सारी मोनोक्रोमेटिक हो। ये भी तो एटम्स ही हैं जिनमें से ये लाइट निकल रही है, तो ये मोनोक्रोमेटिक तो नहीं है। ठीक है, हाँ लेजिंग की कंडीशन ये है कि मोनोक्रोमेटिक हो और फेज कोहेरेंस हो, लेजिंग की कंडीशन है। मोनोक्रोमेटिक होगी तो स्प्रेड कम होगा, डायरेक्शनल भी होगी। तो एटम्स के अंदर से जो लाइट निकलती है वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मोनोक्रोमेटिक हो, वो कोई सी भी फ्रिक्वेंसीज की लाइट जो है वो निकल सकती है। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस, तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस है इसके अंदर वी फाइंड दैट द लाइट emitted by atoms
कि जो लाइट एमिट हो रही है किसमें से, एटम्स के अंदर से, इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक। तो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी लाइट जो है वो क्या हो, वो मोनोक्रोमेटिक हो। तो अब इसका मतलब है कि फिर हमें यहाँ पर ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा लेज़र बनाने के लिए कि किसी तरह से ये मोनोक्रोमेटिक जो है वो बन जाए। तो अब इसके लिए, इसको मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए हमारे पास कुछ होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं, आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के अंदर ये एनर्जी लेवल्स पढ़े थे वाइब्रेशनल, होते हैं उसके अंदर वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। वो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स आप उनको स्टडी करते हैं। खैर बहरहाल, तो इट बिकम्स therefore necessary that we have to modify, कि हमें मॉडिफाई करने पड़ेंगे जो हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। अपनी विजुअलाइजेशन के लिए मॉडिफाई आवर विजुअलाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है। अब ये हमने एनर्जी लेवल्स जो हैं उनको अब ज़रा डीपली जाके स्टडी करना है। अभी तक तो आप ये स्टडी कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन उठता है एक लेवल में से दूसरे लेवल के अंदर चला जाता है, लेकिन आप ज़रा इसकी पिक्चर जो है उसको देखना है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the experimental facts, जो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं उनमें हम ये अज्यूम करते हैं कि एनर्जी लेवल्स E2 और E1 जो हैं वो इतने शार्प नहीं हैं, लेकिन ये स्प्रेड करते हैं ओवर ए रेंज ऑफ एनर्जीज D2 और DE1, यानी कि ये बहुत शार्प नहीं है, इनकी एनर्जी का एक स्प्रेड है। वैसे हमने पहले तो समझ ये ली है कि बहुत नैरो है, लेकिन उस नैरो के अंदर भी जो है इनकी एनर्जी का स्प्रेड है। जब आप इसको ज़्यादा माइक्रो लेवल पे जाकर इन एनर्जी लेवल्स को स्टडी करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, यानी कि जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए इनके ऊपर एनर्जी लेवल्स को देखने के लिए, तो वी अज्यूम that एनर्जी लेवल्स, आपके पास अब जो एनर्जी लेवल्स हैं E2 एंड E1 आर नॉट वेरी शॉर्ट, ये बहुत शार्प नहीं है, बट स्प्रेड over a range of
फ्रीक्वेंसीज, सॉरी एनर्जीज, लेकिन ये स्प्रेड होते हैं रेंज ऑफ एनर्जीज डेल्टा E2 और डेल्टा E1 के ऊपर, या DE2 एंड DE1 इन एनर्जीज के ऊपर। रिस्पेक्टिवली। एज शोन इन फिगर 1। अब मैं यहाँ पर एक फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये फिगर 1 हम देखते हैं। आप देखें कि ठीक है जी, ये फिगर होगी, ये इसको आप कह लें ये फिगर 1A है, ये वाली फिगर जो है। अब इसके अंदर आप देखें कि इसको बढ़ा लें, यहाँ पर ये एक लेवल है, ठीक है, इसको डार्कन कर लें इधर तक। ये लेवल है डेल्टा E1 ओवर H, ठीक है। इसके बाद ये लेवल है इसको भी यहाँ से डार्कन कर लें इधर तक, ठीक है। ये लेवल है डेल्टा E2 ओवर H, ठीक है जी। ये लेवल हैं हमारे पास। यहाँ आप इसको कह रहे हैं ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 2 है। इसी के साथ एक और फिगर आएगी कि इसका ये जो स्प्रेड आ रहा है फ्रीक्वेंसी का, तो डेल्टा न्यू और ये कुछ ऐसा स्प्रेड आ रहा है, ठीक है। और ये स्प्रेड जो है इसमें ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी कि दोनों जो एनर्जी लेवल में स्प्रेड आ रहा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन, ये फिगर 1B है, ये फिगर 1A है। और वो ग्राफ बनाया हमने, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एनर्जी है उसकी स्प्रेड को डिस्क्राइब कर रहा है। इसके अंदर भी स्प्रेड है और इसके अंदर भी स्प्रेड है। ये डेल्टा E1 ओवर H का स्प्रेड है, ये डेल्टा E2 ओवर H का। तो इसको फ्रिक्वेंसी के साथ मैंने दिखाया कि ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो है इनके अंदर स्प्रेड जो है वो आ रहा है। नैरो है लेकिन शार्प नहीं है। शार्प होते तो फिर ये स्प्रेड आपके पास ना आता, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं लाइन ब्रॉडनिंग, कि वो जो लाइन होती है वो ब्रॉडन्ड हो जाती है। जारी बात है, स्प्रेड आ रहा है तो उसकी वजह से वो ब्रॉडन्ड हो जाती है, ठीक है। अभी टाइम ओवर हो रहा है इसका लेक्चर का, तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। यहाँ से आगे फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा।